रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां अवलेख विशेषताएं। हमें रीतिकाल का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका अध्ययन हमें करना है। आज हमें जिस टॉपिक का अध्ययन करना है उस टॉपिक पर लगभग 99% परीक्षा में सवाल पूछा ही जाता है। इसलिए बच्चों, रीति काल का यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 14 अंक के लिए। इसलिए इस टॉपिक की ओर हमें बहुत गहराई से ध्यान देना होगा, उसी को समझना होगा। इस टॉपिक का शीर्षक है रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां अवलेख विशेषताएं। बच्चों, रीतिकाल में जो साहित्य लिखा गया, रीतिकाल में जो काव्य लिखा गया, उस काव्य की, उस साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं हमें देखनी होगी। बच्चों, रीतिकाल में बहुत सारे कवि हुए। आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, कवि बिहारी, कवि देव, कवि पद्माकर, कवि भूषण, कवि मतिराम, ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। और इन कवियों ने राजाओं के आश्रय में रहते हुए, बादशाहों के आश्रय में रहते हुए साहित्य की निर्मित की। वैसे देखा जाए तो रीतिकाल का साहित्य एक नावीन्यपूर्ण साहित्य है। उस साहित्य में एक विविधता दिखाई देती है। यानी रीतिकाल में रीति के ग्रंथ यानी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए, श्रृंगारिक साहित्य अधिक मात्रा में लिखा गया, अलंकारिक साहित्य अधिक मात्रा में लिखा गया, थोड़ा बहुत भक्ति का, नीति का साहित्य भी लिखा गया। इन रीतिकालीन सभी साहित्य का अवलोकन करने के बाद, रीतिकालीन साहित्य का अध्ययन करने के बाद विद्वानों ने, हिंदी के इतिहासकारों ने रीतिकालीन साहित्य की कुल मिलाकर 14 प्रवृत्तियां यानी 14 विशेषताएं मानी है। एक एक विशेषता का हमें गहराई में अध्ययन करना है। रीतिकालीन साहित्य की पहली विशेषता है श्रृंगारिकता। बच्चों, श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकाल के सभी कवियों में दिखाई देती है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकालीन कवियों में, लगभग सभी कवियों में पाई जाती है। बच्चों, ये श्रृंगार क्या है? श्रृंगार एक रस है जो काव्य में अनिवार्य माना जाता है, साहित्य में अनिवार्य माना जाता है। वैसे देखा जाए तो 9 रस है और 9 रस के बाद और भी 2 रस अधिक माने गए हैं।
फिर उसमें वात्सल्य रस होगा, भक्ति रस होगा। यानी कुल मिलाकर 11 रस माने गए हैं और इन 11 रसों में प्रमुख रस कौन सा है तो वह श्रृंगार रस है। और ये श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकालीन लगभग सभी कवियों में दिखाई देती है। प्रेम को जीवन का सार मानते हुए, यानी प्रेम जीवन का सार है, यानी मानव जीवन का सार क्या है तो वह प्रेम है। प्रेम का अर्थ मर्यादित नहीं है। प्रेम यानी सिर्फ नर नारी के बीच में ऐसी बात नहीं है। अरे प्राणी मात्राओं में भी प्रेम होता है, पशु पक्षियों में भी प्रेम होता है, नर और नारियों में भी प्रेम होता है। प्रेम बेटा और मां में भी होता है, बेटी और मां में भी होता है, भाई बहन का भी प्यार होता है, पति पत्नी का भी प्यार होता है, प्रेम होता है। यानी प्रेम को जीवन का सार मानते हुए कवियों ने श्रृंगार रस को रस राज के रूप में कल्पना की। यानी सभी रसों में यानी प्रमुख रस कौन सा है तो वह श्रृंगार रस है। यानी रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस को रस राज कहा। रस राज का मतलब क्या है? रस राज यानी रसों का राजा। रसों का राजा कौन है तो वह श्रृंगार रस है। उस समय के भौतिक वातावरण के अनुसार श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति इन कवियों में दिखाई देती है। बच्चों, रीति काल की राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन हमने इसके पहले किया है। और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थिति कैसी थी? अरे हमारे देश में उस समय भौतिक वातावरण जैसा था। कैसा वातावरण था? मुगल सम्राटों का राज्य था। सुख, समृद्धि, शांति, विलासिता, वैभव का युग था। और ऐसे भौतिक वातावरण में या ऐसे भौतिक वातावरण के अनुसार श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकालीन कवियों में दिखाई देती है। तत्कालीन जो वैभव था, विलासिता यानी ऐश आराम का जीवन, श्रृंगारी वातावरण में कवि की प्रवृत्ति श्रृंगार चित्रण में अधिक रम गई। अतः श्रृंगार वर्णन रीति काव्य का, रीति साहित्य का प्रमुख विषय बन गई है। इन कवियों ने नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया। बच्चों, आप लोग ये भी जानते हैं कि श्रृंगार रस का प्रयोग कवि कब करता है? नायक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए या नायक नायिका के प्रेम का चित्रण करने के लिए, प्रणय क्रीड़ाओं का चित्रण करने के लिए श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। रीतिकालीन कवियों ने नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया। इसमें श्रृंगार रस की संयोग श्रृंगार का अत्यंत खुलकर वर्णन किया। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं, वह कवि आप लोग जानते हैं, उस कवि को आप लोग जानते हैं, उस कवि के काव्य को आप लोग जानते हैं। रीति काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी, यानी बिहारी लाल का या बिहारी लाल ने बिहारी सतसई नाम के ग्रंथ की रचना की। बिहारी ने बिहारी सतसई यह 713 दोहों का एकमात्र ग्रंथ की निर्मिति की है। और इस ग्रंथ में राधा और कृष्ण को नायक नायिका के रूप में
उन्होंने चित्रण किया। पिछले साल SY BA में S2 के पेपर में कवि बिहारी के लगभग 20 दोहों का अध्ययन हमने किया। वे सारे दोहे श्रृंगारिक दोहे थे, भक्ति के दोहे थे, नीति के दोहे थे। परंतु जिस समय हम श्रृंगारिक दोहों का अध्ययन करते हैं तब नायक श्री कृष्ण और नायिका राधा, इन दोनों के रूप चित्रण या प्रेम का चित्रण कवि बिहारी ने संयोग श्रृंगार के माध्यम से किया था। परंतु कवि बिहारी हो, कवि देव हो, पद्माकर हो या मतिराम हो, आदि कवियों ने श्रृंगार रस का दूसरा पक्ष वियोग श्रृंगार यानी विरह श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण किया है। यानी वियोग वर्णन में ऋतु वर्णन और प्रकृति वर्णन हुआ है। रीतिकालीन साहित्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति अलंकारिकता। बच्चों, ये अलंकारिकता यानी अलंकार, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण का अर्थ होता है मराठी में दागीना। बच्चों, काव्य में कवि अलंकारों का प्रयोग कब करता है? जब उसे वह काव्य, वह कविता, वह साहित्य, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग काव्य में करता है। जैसे कि एक हाथ सुंदर स्त्री के शरीर पर आभूषण यानी अलंकार परिधान किए जाए तो वह स्त्री अधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करता है। रीति काल की यह दूसरी प्रवृत्ति अलंकारिकता है। बच्चों, विशिष्ट ऐसी पद रचना करके, विशिष्ट ऐसा काव्य लिखकर या विशिष्ट ऐसे दोहों की पदों की रचना करके पाठक यानी काव्य पढ़ने वाला और श्रोता यानी काव्य सुनने वाले के मन को आकर्षित करना, यह रीतिकालीन कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा है। उसी के साथ साथ रीति कवि में आचार्यत्व मिलाने की स्पर्धा चल रही थी। बच्चों, हर एक कवि को यानी रीति काल के हर एक कवि को ऐसा लगता था कि वह आचार्य पदवी, आचार्य उपाधि परिधान करे। बच्चों, ये पंडित हो, आचार्य हो, यह उपाधि है। आचार्यत्व की पदवी मिलाने के लिए कवि लोगों में स्पर्धा चल रही थी। प्रत्येक कवि में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रमुख थी। हर एक कवि को ऐसा लगता था, राजा के और बादशाहों के दरबार में रहने वाले, आश्रय में रहने वाले प्रत्येक कवि को ऐसा लगता था कि वह अपने पांडित्य का प्रदर्शन करे, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करे। और रीति काव्य में अलंकार साध्य बन गए। परिणामतः काव्य की शोभा बढ़ाने की अपेक्षा यह काव्य के सौंदर्य की विघातक सिद्ध हुए। बच्चों, कभी कभी क्या हो जाता है, हर एक वस्तु को मर्यादा होती है, हर एक बात मर्यादित होती है, और जिस समय हर एक बात मर्यादित होती है तो वह सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है। समझ लीजिए कि हमारे घर में माँ हो, बहन हो, भाभी हो, वह कोई सब्जी पका रही है, रसोई में बना रही है, परंतु उस सब्जी में, उस भाजी में, उस तरकारी में, उस सालन में हम या हमारी माँ वह अधिक स्वादिष्ट बन जाए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा नमक डाल दे तो वह सब्जी, वह सालन बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होगा, वह बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जिस समय
कवि अलंकारों का प्रयोग कविता में करता है, परंतु मर्यादित अलंकारों का प्रयोग कवि करे तो वह काव्य सुंदर दिखाई देता है। परंतु जिस समय अलंकार की भरमार कवि उस कविता में करता है तो वह कविता सुंदर दिखाई नहीं देती। कवि बिहारी और कवि केशवदास का काव्य अलंकार के भरमार से अशोभनीय बन गया है। और कुछ रीति काल के कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने मर्यादित अलंकारों का प्रयोग अपनी कविता में किया है। अलंकार उनके लिए साधन है, साध्य नहीं है। जहां पर कवि अलंकारों के पीछे दौड़ा है वह काव्य विकृत हुआ है। रीतिकालीन साहित्य की तीसरी प्रवृत्ति भक्ति और नीति। बच्चों, रीतिकालीन साहित्य में भक्ति का साहित्य, नीति का साहित्य यहां वहां बिखरा हुआ मिल जाता है। परंतु रीति काल में जो भी कुछ साहित्य लिखा गया वह बिहारी का साहित्य हो, कवि देव का साहित्य हो, कवि रत्नाकर का साहित्य हो, कवि भूषण का साहित्य हो, कवि पद्माकर का साहित्य क्यों ना हो, परंतु उन सभी काव्यों में थोड़े बहुत मात्रा में भक्ति के पद है, नीति के पद है, परंतु अधिक से अधिक श्रृंगारिक काव्य अधिक मात्रा में लिखा गया है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके आधार पर हम रीति कवि को न तो भक्त कवि कह सकते हैं और न ही नीति कवि कह सकते हैं। अरे ऐसा नहीं हो सकता है। राधा और कृष्ण का केवल नाम का उल्लेख करने से रीति काल का कवि भक्त कवि बिल्कुल नहीं बन सकता। यानी रीति कवि अपने आश्रयदाता जो राजा थे उनको प्रसन्न करने के लिए या आचार्यत्व की पदवी प्राप्त करने के लिए पांडित्य का प्रदर्शन करता था, काव्य लिखता था। यानी राधा और कृष्ण को नायक नायिका के रूप में चित्रित करके अपने आश्रयदाता राजा को आकर्षित किया जाता था। आकर्षित करने में कभी सफल भी होता था। परिणामतः आश्रयदाता भी प्रसन्न हो जाता था और राधा और कृष्ण का स्मरण भी हो गया था। नीति के बारे में वैसा ही है। नीति संबंधी पदों के लिए, काव्य के लिए मनुष्य के जीवन के घात प्रतिघात के अनुभव की आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन के घात प्रतिघात की अनुभव की आवश्यकता, यानी सुख दुख। अरे नीति का काव्य कब लिखेगा कवि? जिस समय वह कवि स्वयं अपने स्वयं के जीवन में सुख दुखों का अनुभव करेगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका अनुभव करेगा, तभी तो वो नीति के पद लिख सकता है। या हम रीतिकालीन कवि के बारे में देखें या रीतिकालीन साहित्य के बारे में देखें तो रीतिकालीन साहित्य और रीतिकालीन कवि यह राज दरबार का कवि है, राजपथ का कवि नहीं है। सर्वसामान्य मनुष्य के जीवन से उसे कोई लेना देना नहीं था। रीतिकालीन कवि किसी न किसी राजा या किसी न किसी बादशाह के राज दरबार से आश्रित कवि था। उसे सर्वसामान्य मनुष्य के जीवन से कोई लेना देना नहीं था। उसने सर्वसामान्य मनुष्य का जीवन देखा ही नहीं, उसी का चित्रण भी नहीं किया। यानी भक्तिकालीन कवियों ने मात्र फिर वो कबीर होगा, सूर होंगे, तुलसी होंगे या मीराबाई होगी, इन कवियों ने अपने काव्य में भक्ति के साथ साथ नीति के भी पद लिखे। इसका कारण यह था कि समाज का जीवन उन्होंने अनुभव किया था, समाज के सुख दुखों का अनुभव किया था। परंतु रीतिकालीन कवि ऐसा है कि उन्होंने सर्वसामान्य मनुष्य से बहुत दूर था, उससे उसे कोई लेना देना नहीं था।
यानी इसके आधार पर हम रीतिकालीन कवि को भक्त कवि नहीं कह सकते, नीति कवि नहीं कह सकते। रीतिकालीन साहित्य की चौथी प्रवृत्ति काव्य रूप। बच्चों, काव्य के दो रूप माने गए हैं, जैसे कि प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ये काव्य के रूप है। रीति कवि के काव्य की निर्मिति का उद्देश्य क्या था? बच्चों, रीतिकालीन कवि को अपने राजा के आश्रय में रहते हुए अपने राजा को आकर्षित करना, आचार्यत्व की पदवी प्राप्त करना या पांडित्य का प्रदर्शन करना, यह उनके काव्य का मूल उद्देश्य था। यानी पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार निर्माण करना, यह उनका मूल उद्देश्य था। यानी रीति काल में प्रबंध काव्य का निर्माण अधिक मात्रा में हो सका। कवियों ने क्या किया? दोहा जैसे छंदों का प्रयोग किया, और इनके छंदों की विशेषता यह है कि यह छंद भाव के अनुकूल है। चमत्कार प्रदर्शन के लिए इन कवियों ने उपमा, यमक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का आश्रय लिया था। यानी श्रृंगार के अतिरिक्त कुछ स्थानों पर वीर रस भी आए हैं। श्रृंगार रस राज बनकर आया है। यानी इस कालावधि में प्रबंध काव्य अधिक मात्रा में लिखे गए। रीतिकालीन साहित्य की पांचवी प्रवृत्ति है ब्रज भाषा का प्रयोग। रीति काल में ब्रज भाषा काव्य की साहित्यिक भाषा बन गई थी। उसमें यानी ब्रज भाषा में माधुर्य है, कोमलता है, और यह काव्य भाषा के माध्यम से पाठकों के सामने, श्रोताओं के सामने व्यक्त करने का सुंदर माध्यम बना था। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा को और अधिक सजाया, उसी को संवारा, उसी को निखारा। यानी इस भाषा में संगीत तत्व विद्यमान है। अतः भाषा की दृष्टि से यह काल ब्रज भाषा की उन्नति का काल है। रीतिकालीन कवियों ने आवश्यकता अनुसार अपने काव्य में अरबी, फारसी या संस्कृत के तद्भव शब्दों का ही चयन किया है, प्रयोग किया है। परंतु बच्चों, एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि रीति काल में वीर रस की कविता लिखने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज के आश्रय में रहने वाले कवि भूषण ने केवल अपने काव्य में ब्रज भाषा को ही लिया है, या ब्रज भाषा के साथ साथ अरबी, फारसी के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया। रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है देव, उन्होंने भाषा का मनमाना प्रयोग किया है। कवि बिहारी की भाषा ये अवधी भाषा है। बिहारी सत्सई काव्य की भाषा अवधी है। उसी के साथ साथ राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि प्रादेशिक भाषाओं की गहरी छाप रीतिकालीन साहित्य में दिखाई देती है। रीतिकालीन काव्य की छठी विशेषता है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। लक्षण ग्रंथों का निर्माण यानी लक्षण ग्रंथ किसे कहा जाता है? लक्षण ग्रंथ यानी रीति के ग्रंथ। रीति के ग्रंथ यानी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। बच्चों, आप लोगों ने SYBA में, TYBA में आप लोगों ने काव्य शास्त्र का अध्ययन किया है और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण इस काल में अधिक मात्रा में हुआ। रीति के ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काल में अधिक मात्रा में लिखे गए। उसका क्या कारण था? उसका कारण यह है बच्चों कि रीति काल में कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चलते रहे। यानी कवि एक तरफ
कविता भी करता था और दूसरी तरफ आचार्य की उपाधि प्राप्त करने के लिए काव्य रचना करता था। यानी रीति मुक्त कवियों को छोड़कर प्राय इस काल के सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। यानी अधिकांशतः संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का आधार लेकर हिंदी के कवियों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण किया है, रीति के ग्रंथों का निर्माण किया है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। परंतु लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने का उद्देश्य विद्वानों के लिए काव्य शास्त्र के ग्रंथ लिखना नहीं था, बल्कि आश्रयदाता को आकर्षित करने के लिए, साहित्य रसिकों को काव्य शास्त्रीय परिचित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। रीतिकालीन साहित्य की सातवीं विशेषता है वीर रस की कविता। बच्चों, रीति काल अधिकांशतः शांति का, समृद्धि का समय था, किंतु इस कालावधि में मुगल सम्राटों का राज्य हिंदुस्तान में था, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य था, गुरु गोविंद सिंह का राज्य था, राजपूतों का राज्य हिंदुस्तान में था, और दक्षिण में शिवाजी, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, राजस्थान में महाराणा राज सिंह, जसवंत सिंह आदि ये जो राजा